जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित पढ़ रहे हैं। गणित में हमने चैप्टर नंबर 7 को शुरू कर दिया है, भिन्न, जिसमें हमने कल वाली क्लास में भिन्न क्या होती है, भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जाना था कि भिन्न है वो अंश बटा हर के रूप में होती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर के रूप में होती है। जो ये हर है ये पूर्ण भाग को दर्शाता है। हर क्या होता है? पूर्ण भाग को दर्शाता है। और अंश है वो इस पूर्ण भाग में से किसी एक भाग को दर्शाता है। जैसे कि टोटल हमारे पास अगर 12 भाग है, उसमें से हमें किसी 3 भाग को दर्शाना हो तो हम कहते हैं कि 3 भाग है कितने में से? 12 में से। तो ये क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। ये क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। यहाँ पे अपन इसको न्यूमेरेटर बोल देते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोल देते हैं। हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। और आकृति को, छायांकित आकृति को देख करके छायांकित भाग कितना है और कुल भाग कितना है, इस प्रकार से भी हमने भिन्न को दर्शाया था। फिर हमने देखा था कि 8 घंटे है ना, हमने 2-3 शायद 5 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 7.1 में। अभी अपन बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 के, उनको कर लेते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज अपनी कौन सी है? 7.1, जिसमें हमने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन कर लिए थे और जो सामान्य जानकारी है वो हमने पढ़ ली थी, है ना। अभी अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 11। तो देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, अपनी किताब को, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और फिर साथ साथ पढ़िए और पढ़ करके समझिए। देखो, आर्या, क्वेश्चन नंबर 6 है। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। यानी कि 3 दोस्त हैं, आप भी खाते हैं ना। जब आपके दोस्त टिफिन लेके आते हैं तो आप भी खाना बांट करके खा लेते हैं, है ना। तो देखिए, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। यानी कि जो आर्या है वो 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी से बना हुआ सैंडविच और एक जैम से बना हुआ सैंडविच, है ना। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। यानी कि 3 दोस्त जिसमें से 2 खाना लाने भूल गए और जो आर्य है वो 2 सैंडविच लेकर के आ गया, एक सब्जी वाला और एक जैम वाला। फिर देखिए, आर्य अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिल सके। देखो, आर्य के पास कितने सैंडविच है? 2 सैंडविच लेकर आया आर्य। आर्य कितने सैंडविच लेकर के आया? आर्य 2 सैंडविच लेकर आया। और ये राजीव भी, इसके जो 2 दोस्त है विवेक और अभिमन्यु, ये टिफिन लेकर के नहीं आए। विवेक और अभिमन्यु टिफिन लेकर के नहीं आए, टिफिन लाना भूल गए। और ये कितने लेके आया? 2 सैंडविच, एक सब्जी वाला और एक जैम वाला। अब ये है कितने? ये 3 जने हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। लेकिन ये दोनों सैंडविच है ये बराबर बराबर बांट करके खाना चाहते हैं। तो हमें क्या बताना है? 2 पार्ट है। आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। प्रत्येक को क्या मिले? बराबर भाग मिले। तो देखो, इस सैंडविच के भी ये कितना भाग कर लेगा? 3 भाग, 3 बराबर भाग कर लेगा। क्या करेगा? 3 बराबर भाग। भाई 3 जने है ना, ये 1, 2 और 3। तो ये सैंडविच के 3 बराबर भाग कर लेगा। 3 बराबर भाग, इसके भी और इसके भी। तो इसके भी 3 बराबर भाग और इस जैम वाले के भी 3 बराबर भाग। तो कुल हमारे पास कितने भाग हो गए? बराबर भाग। तो कुल हमारे पास हो गए 3 और 3 6 हमारे पास भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 6 टुकड़े हो गए। तो देखो, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि एक जना सब्जी वाला दोनों को, ये जो आर्य है वो सब्जी वाला भी देना चाहता है और जैम वाला भी देना चाहता है। तो इसके 3 भागों में से एक एक तीनों ले लेंगे और इसके 3 भागों में से भी एक एक तीनों
ले लेंगे तो ये बराबर बराबर बंट जाएंगे। तो पहला जो पार्ट है उसका उत्तर क्या रहेगा कि वह 3 बराबर भागों में बांटेगा। कितने बराबर भागों में बांटेगा? 3 बराबर भागों में बांटेगा दोनों सैंडविचों को, है ना। इसको भी 3 बराबर भागों में बांटेगा और इसको भी 3 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि ये 3 जने हैं। और भिन्न के लिए आपको ध्यान रखना है कि बराबर भाग में बांटेंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास कुल भाग है वो सारे बराबर बराबर भागों में बंटे हुए होने चाहिए, तभी अपन भिन्न को दर्शा सकते हैं। फिर देखिए 3 बराबर भागों में बांटेगा, ये तो हो गया पहले का उत्तर। दूसरा क्या पूछा है? बी पूछा है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो कितने भागों में कैसे बांटेगा? तो दोनों को 3 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। अब ये पूछ रहा है प्रत्येक सैंडविच का कितना भाग मिलेगा। तो एक सैंडविच के हिस्से कितने किए? 3, कुल हिस्से किए 3, और एक जने को मिलेगा कितना? एक एक हिस्सा मिल जाएगा। तो एक जने को एक हिस्सा मिलेगा कितने में से? 3 में से। तो 1/3 हिस्सा इस वाले में से चला जाएगा और 1/3 हिस्सा इस वाले में से चला जाएगा, है ना। तो 1/3 जो भाग है वो एक जने को मिलेगा प्रत्येक को, यानी कि आर्या को भी 1/3 मिलेगा, अभिमन्यु को भी 1/3 मिलेगा और विवेक को भी 1/3 मिलेगा। और जब आप तीनों के 1/3 ये आगे आएगा अपने पास भिन्नों का योग, जब अपने करेंगे तो देखो 1 + 3 1 + 3 1 + 3 जैसे ही अपन करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक सैंडविच बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पूरा एक सैंडविच बन जाएगा। ये कैसा बना? ये है भिन्नों का योग। इसको क्या बोलते हैं? भिन्नों का योग, जो अपन जल्द ही आने वाले जो एक्सरसाइज है 7.4 या 7.5 में सीख लेंगे, है ना। भिन्नों का योग बोलते हैं इसको, भिन्नों का योग या जोड़। तो सीधी सी बात है, 3 भाग किए, तीनों को जब वापस जोड़ेंगे तो पूरा एक सैंडविच बनना चाहिए ना, है ना। ये है हमारे पास। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंचन ड्रेसों को रंगती है, यानी कि कंचन है वो ड्रेसों को रंग देने का काम करती है, कलर उसमें रंगीन बनाती है ड्रेसों को ना। उसे 30 ड्रेसें रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली। यानी कि ये देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुल ड्रेस कितनी है? कुल ड्रेस 30, यानी कि उसको कुल 30 ड्रेस रंगनी थी, लेकिन उसने अब तक, अब मैंने बताया ना कुल कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, यानी कि जो पूरी चीजें हैं, पूर्ण भाग भिन्न में हमेशा नीचे आता है, पूर्ण भाग कहाँ पे आता है? नीचे। अब उसने अभी तक रंगी कितनी है? उसने अभी तक 20 ड्रेस रंगी है। कितनी ड्रेस? पर्सन में दे रखा था कि कुल उसके पास 30 ड्रेस थी। हमें पता है कि जो पूरा भाग होता है, पूर्ण भाग होता है, कुल भाग होता है, वो नीचे आता है, और जो बचा हुआ जो उसमें से जो है, अब ये 30 ड्रेस में से तो 20 है, ऐसे तो नहीं 20 अलग से लिखे, यानी 30 में से 20 ड्रेस उसने रंग दी है, ये 20 ड्रेस। तो अपनी भिन्न क्या बन गई? 20/30। देखिए ये भी अपना सही है, अपना उत्तर है, ये भी सही है, लेकिन हम आगे भी सीखेंगे और हमें अभी से सीख लेना चाहिए कि जब तक भिन्न सरल होती है हमें भिन्न को सरल कर देना चाहिए। सरल का मतलब है अगर किसी पहाड़े से, किसी टेबल से ये कट रही है, यानी कि ये छोटी हो रही है, सरल होने का मतलब है भिन्न को छोटे से छोटे रूप में ले जाकर के छोड़ना चाहिए। अभी ये जो भिन्न है 20/3 ये सरल रूप में, यानी कि और छोटी हो सकती है, इसलिए हमें हमारे पास जब भी कोई भिन्न है वो अगर सरल हो सकती है तो उसको सरल से सरल रूप में ले जाकर के छोड़ना होता है। तो आगे सीखेंगे, इससे हम साथ साथ में सीखते हुए चलते हैं। तो हमारा उत्तर ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इस 20/30 को अगर अपन सरल करेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि 0 से 0 कट जाता है। 0 से 0 अगर ये बटा है, ये जो चिन्ह है ना, इसको बोलते हैं बटा, इसको क्या बोलते हैं? बटा। और इसका मतलब ये है कि 20 में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 20 में 30 का भाग, 20 में किसका भाग लग रहा है? 30 का भाग लग रहा है। तो ये कटा कैसे? देखो मैंने कल भी बताया था, आज फिर देखो 2 × 10 लिख सकते हैं। इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10,
तो 10 दूने 20 वापस आ जाएगा। और इन 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो फिर से 30 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 2 में 3 का भाग जा रहा है, 10 में 10 का भाग जा रहा है, तो 10 एकम 10, 10 में 10 का भाग कितने बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ये इस तरीके से अपन 0 से 0 काटते हैं। अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। तो अपनी सरलतम भिन्न क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। आपको अपनी किताब में ये वाला उत्तर भी मिल सकता है, ये भी सही है, और ये नहीं मिले तो फिर आपको ये वाला उत्तर मिल जाएगा। ये है भिन्न का सरलतम रूप। अब आगे आप जब भी 0 0 देखो, बटे में ऊपर जितने 0 होते हैं पर उतने, हाँ ऐसे नहीं कि ऊपर 3 0 है नीचे 2 0, तो ऊपर वाले 3 और नहीं, बराबर बराबर 0। ऊपर अगर 1 है नीचे भी 1, ऊपर 1 है नीचे 1 है तो 1 1 कट जाएंगे। ऊपर 2 है नीचे 1 है, देखो अगर ये ऐसा होता कि ऊपर तो 2 0 नीचे 1 0, तब अपन क्या करते, 1 0 से 1 0 काटते, इतना ही समान है अपने पास। अब ये 0 इसके पास एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, अब ये 20/3 हो जाएगा। या फिर ये यहाँ पर 3 0 होते तो ऊपर तो कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 1 0 बच जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन 0 से 0 काटते हैं। और काटते कैसे, अब जैसे इसको ये 200 को हमने कैसे, इस 200 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 100, है ना, 2 इंटू 100। और 3000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000। तो अपन इसको काटेंगे तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कट जाएगा, 10 बचेगा। और 10 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो फिर से अपने पास क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया 2/3। आइए देखिए 8वां क्वेश्चन, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है। तो हमें पता है 2 से लेकर 12 तक, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्याओं में सारी की सारी धनात्मक संख्याएं हमारे पास आ जाती है। फिर अगर अपन प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, इसको n से दर्शाते अपन, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। शुरुआत के अध्याय, शुरुआत की जो अपने चैप्टर थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, इन सब ने हमने पढ़ लिया। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी हमने पिछले ही चैप्टर में भी पढ़ा है, अध्याय 6 में हमने इसको पढ़ लिया है ना। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, क्योंकि हमने पूर्णांकों में अच्छे से पढ़ा है कि 0 के दाईं ओर सारी की सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं ओर सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अभी ये जैसी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है तो फिर अपन भिन्नों के प्रकार, अगले क्लास में भिन्नों के प्रकार देखेंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ये सब अपन पढ़ेंगे और भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख जाएंगे 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या। तो देखो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 2 से लेकर के 12 तक की प्राकृत संख्या लिख ली, क्योंकि हमें पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और लास्ट तक जाती है, कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक चलती है ना। तो हमें तो 12 तक लिखनी है। फिर ये पूछा है कि इनमें जो अभाज्य संख्या है उनको भिन्न के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरा भाग कितना है, पूरी संख्या यहाँ पे कितनी है। तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 11 है। अब 11 में से भिन्न बनाने के लिए ये तो करते हैं, पूरा भाग ये हर होता है, फिर पूरे भाग में से कितना भाग वो होता है अंश। तो कितना भाग है कि हमें कौन सी संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है। तो अभाज्य संख्या देखो 1 2 3 4, अभाज्य संख्या कितनी है, 4 है क्या, नहीं, देखिए 9 भी है, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग
नहीं, या 2 का भाग पूरा पूरा, वो तो सम और विषम है ना। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका फैक्टर जो गुणनखंड है वो या तो खुद होती है या फिर 1 होता है, इसके अलावा और कोई भी उसका गुणनखंड नहीं होता है अभाज्य संख्या। यानी कि स्वयं के अलावा या तो खुद का भाग चला जाता है अभाज्य संख्या में या फिर 1 का चला जाता है, इनके अलावा अभाज्य संख्या में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। जबकि भाज्य संख्या में खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है और फिर तीसरी संख्या का भी जाता है, चौथी का भी, यानी कि कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 में 2 का तो सब में जाता है, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य, यानी कि 1 का और खुद उस संख्या का, ये तो सभी में ही होता है। लेकिन किसी तीसरी संख्या का भी अगर किसी में भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या है, और अगर तीसरी संख्या का किसी में भाग नहीं जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या है। इस बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी संख्या का 1 और स्वयं के अलावा कोई और भी गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या होती है, और कोई गुणनखंड नहीं हो स्वयं के और 1 के अलावा तो फिर वो अभाज्य है। तो 9 में देखो नहीं, अब 9 में बताओ, अब आपको पता चल जाएगा 9 भाज्य या अभाज्य। 9 में 3 का भाग जाता है, तो देखो 9 में 9 का भी चला जाएगा, फिर 1 का भी जा रहा है, लेकिन तीसरी संख्या 3 का भी जा रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो देखिए 3, अरे हाँ ये इसको कैसे भूल गए, 2 भी तो अभाज्य। 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो 2 सम संख्या भी है, सबसे जो 2 है वो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। 2 सबसे, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ये सब हमने पीछे की जो अपने क्लास है वो सब हमने पढ़ लिया है। तो हमारे पास देखो अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, ये 9 तो नहीं है, फिर 5, बाकी देखो 4 में देखो 2 का भाग जाता है, 6 में 2 का और 3 का दोनों का जाता है, 8 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में 5 का जाता है, 2 का भी जाता है, 12 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। यानी कि 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। 2 संख्याओं का तो भाग जाएगा ही जाएगा, एक तो खुद का और एक 1 का। इनके अलावा अगर और का जाता है तो हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी है, 5। तो भिन्न क्या बन जाएगी, 5/11। इसको अपन सरल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सरल करने के लिए कोई भी अगर पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, तो अगर अपन इसको 5 का टेबल बोल रहे हैं तो 5 की टेबल में 5 आता है लेकिन 11 नहीं आता है। सरल करने के लिए दोनों ही संख्याएं उस टेबल में आनी चाहिए। अगर अपन 5 का बोल रहे हैं तो 5 में, अब देखिए इसको हम 2 ही टेबल से काट सकते हैं, या तो 11 की या 5 से। तो 5 वाले से काटेंगे तो 11 नहीं कटेगा, यानी कि 5 के टेबल में 11 नहीं आता और 11 के टेबल में 5 नहीं आता, यानी कि दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जब भी अभाज्य संख्याएं आ जाएगी तो उनको सरल नहीं कर पाएंगे अब अपन, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखिए। तो देखो ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 102, फिर 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये हमने क्या लिख दी है, प्राकृत संख्याएं लिख दी है। 102 से लेकर के 113 तक, 113 तक लिखनी है। फिर देखिए वापस वही है कि अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो पहले देखो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या कितनी है, टोटल 12 संख्याएं हैं। तो नीचे तो आ जाएगा 12, नीचे क्या जाएगा 12। अब अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्याएं देखो, ये देखो इसमें, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो 1 का भी जाएगा और 102 का, इन 2 संख्या का तो जाएगा ही जाएगा इसमें 102 में। अब तीसरी संख्या 2 की विभाज्यता का नियम जब अपन याद करते हैं, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, 2 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता, फिर 9 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता, ये सब हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे अच्छे से। तो जिस संख्या की जो इकाई का अंक 2 आ जाए उसमें 2 का भाग जाता है, तो ये तो भाज्य संख्या है। आप देखिए 3 और 1 4, अब इसे देखिए न तो 2 का भाग जा रहा क्योंकि इकाई का अंक 3 है, न ही 3 का जा रहा है क्योंकि अंकों का योग
में 3 का भाग नहीं जा रहा है, अंकों का योग 4 हो रहा है, फिर 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, तो ये एक क्या होगी अपनी एक अभाज्य संख्या हो गई है। ये क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या, ये हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई है। ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये भी भाज्य है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 2 है। ये भी भाज्य है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है। अगर इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। ये भी क्या है अपनी भाज्य संख्या है। देखो मैं अभाज्य संख्या उसके नीचे टिक लगा रहा हूँ, और भाज्य संख्या ये तो अपनी टोटल है। फिर देखिए ये इकाई का अंक 7 है ना। इकाई का अंक जहाँ पे जिस संख्या में 7 आ जाता है ऐसा समझ लो उसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, वो एक अभाज्य संख्या ही है ना। फिर देखिए इकाई का अंक 2 है तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या अभी तक अपने को 2 मिल गई है। यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, इसमें भाग 109, ये भी क्या है एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। फिर 110 इकाई का अंक 0 है तो 5 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 111 इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि 1 1 1 अंकों का योग कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। अब इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, ये आपको अभाज्य लग रही होगी, लेकिन इस 111 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, तो 3 बार चला रहेगा, बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 7 तिये 21, यानी कि 37 तिये 111 होता है। अगर आपको 37 का टेबल आता है तो 37 तिये 111 होता है। ये 111 अपनी क्या है भाज्य संख्या है। तो अभी तक अपने को अभाज्य संख्या कितनी मिली, 1 2, ये भी भाज्य है, और इसमें देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 अभाज्य संख्या हो गई। कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 4 अभाज्य संख्या हो गई है। कितनी हो गई 4 अभाज्य संख्या। अब ये सरल हो रहा है 4 के टेबल से। देखो 2 के टेबल से भी सरल हो रहा है क्योंकि 2 में भी 4 का भाग जाता है, सॉरी 4 में 2 का भाग जाता है और 12 में भी 2 का भाग जाता है ना। और 4 के टेबल से भी सरल हो रही है क्योंकि 4 में 4 का भाग जाएगा और 12 भी 4 की, यानी कि 4 के टेबल में 4 खुद भी आता है और 12 भी आता है। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 तिये 12। इसी को अगर आप 2 के टेबल से कट करते तो थोड़ा लंबा होता, लेकिन तब भी यही उत्तर आएगा। देखिए आप 2 के टेबल से काटोगे इसको 4/12 को, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12। ये पहले ये आएगा 2/6। अब ये अभी भी देखिए 2 का भाग जा रहा है। देखिए 2 एकम 2 और 2 तिये 6, कुल मिलाकर के यही आएगा। बस आप इससे काटोगे, यानी कि जितने भी आप छोटी संख्या से किसी भिन्न को सरल करोगे तो आपको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। और यदि आप बड़ी संख्या से, यहाँ पे देखिए जब आपने 4 से सरल किया तो एक ही बार में उत्तर आ गया। जब आपने 2 से सरल किया तो आपको 2 बार करना पड़ा। जब आपकी जितनी बड़ी संख्या से सरल करते हो उतना आपको कम टाइम लगता है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या से करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो ये क्या हो जाएगी 1/3। ये उत्तर भी सही है अपना 4/12, और ये 1/3 ये उत्तर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है। यानी कि हमें देखिए यहाँ पे वर्त दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्त दे रखे हैं, और इनमें x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जो ABCD का जो अक्षर है x वो लिखा हुआ है, और हमें ये बताना है कि इनमें कितने वर्तों में क्या लिखा हुआ है x है। यानी कि भिन्न के रूप में हमें ये बताना है कि कौन सी भिन्नों में x है। इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो हमें पता है टोटल हमारे पास वर्त कितने हैं 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हमारे पास 8 है। मैंने बताया कुल है वो बट्टे में आता है, हर के रूप में आता है। फिर कितने वर्तों में x है, तो 1 2 3 4 वर्तों में क्या है x है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, और इसको जब आप सरल करते हो तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि कुल वर्त हमारे पास 8 है, जिनमें से आधे वर्तों में यानी कि 4 वर्तों में 8 का आधा कितना होता है 4 होता है,
आधे वर्तों में क्या है, x लिखा हुआ है, ये भिन्न के रूप में आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, यानी कि क्रिस्टीन का बर्थडे है तो उसे कोई सीडी प्लेयर, सीडी को चलाने वाला देके जाता है गिफ्ट के रूप में। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है, यानी कि अब सीडी प्लेयर मिला है तो उसको सुनने के लिए उसके पास सीडी भी होनी चाहिए। तो वह सीडी खरीदती है। कितनी सीडी खरीदती है? उसने 3 सीडी खरीदी। क्रिस्टीन ने कितनी सीडी खरीदी? 3 सीडी खरीदी। 3 सीडी खरीदी। फिर देखिए, और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो इसने देखिए 5 सीडी क्या की, उसे 5 सीडी गिफ्ट के रूप में उसे मिली। किस रूप में मिली? गिफ्ट के रूप में मिली। यानी कि 3 सीडी उसने खरीदी, 5 सीडी उसे गिफ्ट के रूप में मिली। अब कुल सीडी कितनी हो गई? कुल सीडी हो गई 8। यानी कि भिन्न के रूप में हमें बटे में क्या लिखना है? जो पूरा भाग है, पूर्ण भाग बटे में लिखना है। अब खरीदी गई सीडी का भिन्न लिखना है, तो खरीदी हुई सीडी कितनी है? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? 3/8 हो गया। क्या हो गया? 3/8 हो गया। अगर ये ऐसे पूछता कि उपहार में मिली हुई सीडी का कुल सीडियों से भिन्न लिखिए, तो उपहार में गिफ्ट में उसे कितनी सीडी मिली है? 5, और कुल सीडियां कितनी है? 8। तो ये भी ये प्रश्न, हालांकि इसका उत्तर क्या है? यही है ना। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 7.1 वो कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।